हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सांगला आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका आरोह भाग 2 पुस्तक का अध्याय नंबर 6 है, अर्थात चैप्टर नंबर 6। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित जो कविता दी हुई है हमारी पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम है उषा, और हमारे टर्म 2 सिलेबस में पहले ही लेखक का नाम है। यहाँ तो अध्याय 6 है, लेकिन जब टर्म 2 सिलेबस देखते हैं हम लोग तो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो किस लेखक का दिया हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, और उनके द्वारा जो रचित कविता है उसका नाम क्या है, उषा। इसमें क्या वर्णन किया है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने इसमें हमें क्या क्या बताया है। जब सूर्योदय पूर्व होने से पहले प्रकृति में हर मिली सेकेंड में जो प्रकृति में रूप परिवर्तन होता है, जो प्रकृति का रूप परिवर्तन होता है, उसके बारे में हमें बताया है एक गांव के गतिशील चित्र के रूप में। यानी एक गांव है, उसमें सुबह जो होती है, सुबह यानी सूर्योदय उदय होने से पहले जो गतिशील वर्णन किया है कवि ने, बहुत ही लाजवाब किया है कि सूर्योदय होने से पहले प्रकृति कितने रूप बदलती है अपने, यानी उसकी सुंदरता देख करके लोग अच्छे अच्छे मुग्ध हो जाते हैं। जो आपको दिख रहा है चित्र, इसका मतलब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इससे आप लोग बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि उषा कविता में क्या दिया हुआ है। यह सब हमें कहां से पढ़ने को मिलेगा, तो यह है आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है आरोह भाग 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही हम लोग उषा कविता पढ़ लेंगे तो कितना समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो तैयार हैं सभी, रेडी हैं पढ़ने के लिए उषा कविता। ध्यान रखना उषा कविता में क्या लिखा है, कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। सूर्योदय उदय होने से पहले प्रकृति के हर पल जो परिवर्तन होता है उसके सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया। वह सौंदर्य का वर्णन कैसा है, एक गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र किया गया है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर पल यानी गति हो रही है, समय में समय आ रहा है, उसके बाद समय जा रहा है, फिर समय आ रहा है, फिर समय आ रहा है, तो इसका मतलब गतिशील गति हो रही है। तो चित्रों के यानी कि जैसा उन्होंने बताया है तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी आंखों के सामने चित्र बन रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उषा कविता। अब आपसे पूछा जाएगा अभ्यास प्रश्नों में आ भी जाए कि उषा कविता किस कवि द्वारा रचित है, तो बताइए जल्दी से किस कवि द्वारा रचित है उषा कविता। तो किस कवि द्वारा रचित है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब आपसे कोई 4 तस्वीर दे देगा लेखक उसमें अभ्यास प्रश्नों में, या जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसमें जो पेपर आएगा उसमें दे देगा 4 लेखकों की तस्वीर, फिर कह देगा कि शमशेर बहादुर सिंह की तस्वीर को पहचानिए कौन है, कौन सी है। तो कौन सी देख ले आप लोग, आपके पाठ्य पुस्तक में यही तस्वीर है, ध्यान रखना। इजी पर्सन मत समझना इसे। 4 लेखकों के तस्वीरें देखकर के, फोटो देखकर के भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तस्वीर शमशेर बहादुर सिंह की है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यही आपकी पाठ्य पुस्तक तस्वीर है और कोई अलग से नहीं है, मैंने और कहीं से नहीं ली है, किताब से ही उठाई है। ठीक है, अब देखो उषा की तस्वीर आपको दिख रही है। सबसे पहले हम उषा कविता का सारांश पढ़ लेते हैं कि सारांश रूप में क्या बताया गया। कम से कम हमें पहले कविता पढ़ने से पहले यह तो पता होना चाहिए कविता में लिखा क्या है सारांश रूप में। तो प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी मैंने कहा सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी कि पल पल यानी कि हर समय में प्रकृति में कैसा परिवर्तन होता है, सूर्योदय उदय होने से पहले कौन कौन से रंगों में प्रकृति का सौंदर्यता बढ़ता है, उन सभी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यानी कि प्रकृति की गति को शब्दों में बांधना एक बहुत बड़ी बात है। तो वही तो कहा गया है कि प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का बहुत ही आश्चर्यचकित, अद्भुत, विस्मय
प्रयास किया है शमशेर बहादुर सिंह ने। यह कविता उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करती है, यानी कि किस प्रकार से प्रकृति के गति को शब्दों में किस प्रकार से बांधा जा सकता है, किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने यह एक विस्मयकारी, जिसे हम अद्भुत आश्चर्यचकित हम कह सकते हैं, यह कार्य किया है। छोटा काम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कार्य है, यानी कि प्रकृति के चित्रण को गतिशील शब्द चित्रों के रूप में उसका वर्णन करना। तो उषा कविता में किसका वर्णन किया गया? अभी सूर्योदय से ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र, या गतिशील शब्द चित्र भी कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है हमें। देखो आपको दिख रहा है सूर्य उदय नहीं हुआ है, उदय होने वाला है, ये मतलब कि तो आधा सा दिख रहा है, पहाड़ के पीछे ये किरणें नजर आ रही हैं। ये देखो पीलापन जैसे सोने जैसा होता है ना कलर, है ना, ऐसी धूप आ रही है, ये पौधा है। अब आपको पता ही है कैसा दृश्य हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मूक दृष्टा ही नहीं है कवि, वह आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है शमशेर बहादुर सिंह। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सील है, राख है, लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यानी देखो इस कविता में क्या क्या बताया गया है। इस कविता में एक जीवंत परिवेश का वर्णन किया गया है। जीवंत परिवेश जानते हो ना, जिस गांव में लोग जीवित हैं और वो अपना रोजाना का दैनिक जीवन का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है, गांव की सुबह है, जैसे आप लोग सुबह उठते हो, गांव की सुबह है, वहां सील है, सील यानी चट्टान, शिला जिसे कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, चौका का अर्थ होता है आंगन, चौका का अर्थ क्या होता है, आंगन। और यहाँ आसमान को, आकाश को आंगन बताया गया है। सलेट की कालिमा, जैसे जो काली सलेट होती है ना, ऐसा लगता है किसी ने उस पर चौक से, यानी लाल खड़िया चौक से उस पर किसी नन्हे छोटे छोटे बच्चों के हाथों से, यानी छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से उस पर ऐसा लगता है कि किसी ने लाल खड़िया चौक से काली सलेट को मल दी है। और यहाँ काली सलेट और कुछ नहीं है, काला आसमान है, काला आकाश है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या बताया गया। एक जीवंत गांव का परिवेश के रूप में हमें सूर्योदय से पहले होने वाला पल पल परिवर्तित प्रकृति का रूप का वर्णन किया गया। यहाँ पे शिला भी है, चट्टान भी है, और ऐसा लगता है किसी ने उसे उस चौके को राख से किसी ने लेप दिया हो। यानी उषा रूपी स्त्री का वर्णन भी किया करता है कवि यहाँ, कि ऐसा लगता है जैसे वो स्त्री है, सुबह उठते ही अपने आंगन को चौका लगा देती है ना, इस प्रकार से। अब जब सूर्य उदय होता है तो नमी, वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण वह चौका आंगन कैसा लगता है, हमें गीला गीला महसूस लगता है। ठीक है, फिर बताया गया आकाश को एक काली स्लेट बताया गया, तो ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से किसी ने लाल खड़िया चौक से उस स्लेट पर कुछ लिख दिया हो, यानी उस पर लेप दिया हो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से। तो इसका वर्णन कवि ने किया है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, भविष्य का उजास है और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास करती उषा है। यानी क्या है, यहाँ गति भी है, भविष्य भी दिखाई देता है, ठीक है, उजास है, उजाला भी है, और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास करता क्या है, उषा है। यानी कि हर कालिमा को, हर कठिनाई को चीरने वाला। यानी कहते हैं ना, इंसान को हमेशा मन से खुश रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो जैसे जहां अंधेरा है, जैसे सूर्योदय होगा तो अंधेरे को चीर करके सूर्य की उषा है जो प्रकाश में बाहर आ जाता है। इसी प्रकार इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मन से नहीं हारना चाहिए, हमेशा उसे दृढ़ निश्चय धैर्य रख करके किसी भी समस्या का सामना करना चाहिए। जैसे यहाँ हर कालिमा को चीर करके प्रकाश प्रवेश कर जाता है, अंधेरे को हटा देता है और सूर्य का प्रकाश आगे बढ़ जाता है। ऐसे इंसान को हमेशा बढ़ना चाहिए।
अब देखिए उषा है, उषा की पहले हम तो भूमिका समझते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी कविता है। इसकी भूमिका के रूप में हम लोग, मैंने अपनी तरफ से कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की, तो आप समझो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं, सूर्योदय से पूर्व आसमान, यानी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय से पहले आसमान कैसा दिखाई देता है, काला भी दिखाई देता है, नीला भी दिखाई देता है और भूरा भी दिखाई देता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सूर्योदय उदय होने से पहले सूर्य की स्थिति कैसी नजर आती है, यानी कि सूर्योदय से पूर्व आसमान कैसा दिखाई देता है, काला, नीला और भूरा दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आसमान के लिए निम्नलिखित उपमान, उपमान होता है विशेषण, आसमान के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग करता है कवि। कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग करता है, नीला शंख जैसे, राख से लिपा हुआ चौका आंगन जैसे, यानी कि आकाश को किसके लिए, आसमान को, आकाश को कैसा बताया गया, कैसा विशेषण कि आकाश कैसा है, नीला शंख जैसा है। आकाश कैसा है, यानी कि आंगन है, जो आकाश है वह राख से लिपा हुआ एक चौका है। तो इन विशेषण, उन उपमानों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उषा को क्या बताया गया, एक गृहिणी बताया गया, गांव की एक महिला होती है, स्त्री होती है, तो वह बताया गया है। आसमान काली शिला, आसमान कैसे बताया, काली चट्टान भी बताया गया है। सूर्य किरणों को कैसे बताया, केसर जैसी, यानी लाल, के आती तो सूर्य किरणें सफेद जैसी हैं, लेकिन वायुमंडल के कारण वो कैसी नजर आती हैं, हमें लाल, ऐसे लगता है किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के छोटे छोटे हाथों से किसी ने लाल केसर मल दी हो, लाल केसर उस पर रंग दी हो, ऐसा महसूस होता है। तो एक बार वापस देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। सूर्योदय से पहले आसमान कैसा दिखाई देता था, काला, नीला और भूरा दिखाई देता है। और आसमान के निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया, जैसे नीला शंख बताया गया आकाश को, और राख से लिपा हुआ चौका भी बताया गया है। उषा को किस रूप में, गृहिणी अर्थात स्त्री के रूप में, गांव की महिला के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है। और आसमान को काली शिला भी बताया गया, या प्रतीक भी कह सकते हैं। सूर्य किरणें कैसी नजर आती हैं, केसर जैसी प्रतीत होती है। आगे देखिए, स्लेट कैसी है, ऐसा लगता है स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। इससे हम क्या पढ़ लेंगे, इससे हम पूरी कविता पढ़ लेंगे कि काली स्लेट है, उस पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। श्वेत किरणें कैसा नजर आती हैं, नीले जल जैसी प्रतीत होती हैं। और गोर झिलमिल देह, देह होता है शरीर, या नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का शरीर झिलमिला रहा हो। जब सूर्य से सफेद किरणें पड़ती हैं तो पानी वो कैसी नजर आती है, नीली नजर आती है। तो ऐसा नजर आता है कि किसी सुंदर स्त्री का शरीर, सुंदर जो स्त्री का शरीर होता है ना, वह झिलमिला रहा हो, ऐसे किरणें आती हैं। तो झिलमिलाती हुई नजर नहीं आती इस प्रकार से, ऐसे आती हैं जैसे कि ऐसे अपन करते हैं ना, इस प्रकार से झिलमिलाती रहती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वही प्रकार है, जब सूर्य की सफेद किरणें पड़ती हैं तो पानी पर पड़ती हैं तो ऐसी लगती हैं जैसे नीली किरणें पड़ रही हो, और ऐसा लगता है किसी सुंदर स्त्री का शरीर झिलमिला रहा हो। अब इस कविता में गांव की सुबह का गतिशील सब चित्रण किया गया, यानी कि मैंने बताया ना, यानी कि एक कोई गांव है, उसकी सुबह सुबह का जो गतिशील सब चित्र कवि ने यहाँ पर हमें किया है। तो याद रखना, ये चीजें याद रही तो कविता आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और यदि ये समझ में नहीं आए ना तो कविता समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपकी कविता। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और यह वर्णन है, यह इस पद में जो वर्णन किया गया वो किसका किया गया, यह सूर्योदय होने से पहले का घटनाक्रम है, यानी कि अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले का कवि घटनाक्रम बता रहा है। देखो प्रातः यानी क्या होता है, सुबह सुबह। नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश, नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश। नीला शंख, नीला शंख जैसा। भोर, भोर होता है सुबह। नभ यानी आकाश होता ही है। राख से लिपा हुआ चौका, चौका का अर्थ होता है आंगन, ठीक है। कुछ कुछ शब्दों का अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो शब्दों का अर्थ याद हुआ ना तो कहानी के रूप में मैं वैसे ही समझा दूंगा, आपको याद हो भी गया होगा, नहीं होगा तो अंत में मैं बता भी दूंगा कहानी के रूप में, प्रत्येक पद को कहानी के रूप में समझाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत यही है कि मैं जितना पढ़ा हूं ना उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैं एक शब्द को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करता रहता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वो, ठीक है। तो देखिए लीजिए, इनका अर्थ भी देख लीजिए एक बार। अर्थ हो गया, प्रातः यानी सुबह, नभ यानी आकाश, बहुत नीला शंख है, बहुत नीले शंख जैसा। भोर यानी सुबह का वातावरण जो होता है, नभ यानी आकाश, राख से लिपा चौका, चौका का अर्थ होता है आंगन, ठीक है। अब समझिए इसे अच्छे से। कवि क्या कहता है, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, यानी कि प्रातः
प्रातः सुबह सुबह आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा मानो ऐसा लगता है कि कोई नीला शंख हो। यानी कवि आकाश को सुबह सुबह कैसा बता रहे हैं कि प्रातः नभता यानी सुबह सुबह का वक्त जो आकाश है वह कैसा नजर प्रतीत हो रहा है हमें, नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा है, उसके जैसा लग रहा है। ठीक है। भोर का नभता, भोर यानी सुबह सुबह का वातावरण होने कारण कैसा दिखाई देता है, कुछ नमी दिखाई देता है। नमी के कारण कैसा नजर आ रहा है, जैसे हो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो, राख से लिपा हुआ कोई आंगन हो। और सुबह सुबह का भोर का जो समय होता है तो उसमें नमी होने कारण वह हमें कैसा लग रहा है, वह आंगन अभी गीला गीला लग रहा है। यानी कि सुबह सुबह ऐसा लगता है ना, जैसे आप कहीं पर बैठते हो तो ऐसा लगता है कि यह गीला हो, क्योंकि सुबह सुबह नमी होती है। नमी होने कारण वो कैसा प्रतीत हो रहा है, गीला गीला सा महसूस हो रहा है। समझ में आ गया। तो कवि क्या कहता है, सुबह सुबह आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा नजर लग रहा है हमें, नीला शंख जैसा, यानी उपमा अलंकार हो गया। भोर का नभता यानी सुबह सुबह का आकाश हमें नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है, सुबह सुबह का वक्ता। और कैसे लग रहा है हमें, लीपे यानी कि किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी ने चौक आंगन जो होता है उसे राख से किसी ने मल दिया हो। और अभी आकाश सुबह सुबह का जो वातावरण नमी के कारण वह कैसा नजर आ रहा है, अभी गीला गीला नजर आ रहा है। तो एक दूसरा अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि सुबह सुबह महिलाएं, जो स्त्रियां सुबह सुबह उठ करके अपने आंगन को राख से लिपती है ना, तो ऐसा लगता है वह चौक सुबह के जैसे ही लिपती है तो गीला तो रहता ही है, तो वातावरण नमी के कारण भी वह गीला नजर आ रहा है। दो अर्थ हम ले सकते हैं। उषा रूपी स्त्री, उषा को कैसा बताया है, उषा को स्त्री रूप में बताया गया है। किस रूप में बताया गया है, स्त्री। जैसे सुबह सुबह स्त्री उठती है तो अपने आंगन को लीपती है ना, चौके को लीपती है, तो वो गीला सा नजर आता है। तो यहां आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है, नमी के कारण गीला महसूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और यह कैसा घटनाक्रम है बच्चों, यह सूर्योदय उदय होने से पहले का घटनाक्रम हमें नजर आ रहा है। प्रसंग देख लीजिए, प्रसंग को कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से अवतरित है और इसमें सूर्योदय उदय होने से पहले का वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है। या तो आप लिखेंगे उद्धृत है, लिया गया नहीं लिखेंगे। उद्धृत को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लिया गया नहीं लिखना है, आपको अवतरित ही लिखना है। ठीक है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म व सुंदर चित्रण किया है। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे सुबह सुबह महिलाएं गांव में उठती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना कार्यभार करती हैं, झाड़ू निकालती हैं, चौके को लीपती हैं, उसे धो लेती हैं या गिल्ली मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से लीप देती हैं तो गीला नजर आता है। तो ऐसा ही कवि ने आंगन को, जो आसमान है उसे चौका आंगन बताया है। ऐसा लगता है किसी ने उसे राख से लेप दिया हो। और वातावरण नमी होती है सुबह सुबह, नमी के कारण वो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, हमें गीला लग रहा है। व्याख्या देख लीजिए। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, अर्थात प्रातःकाल आकाश शंख के समान नीला दिखाई दे रहा है। वह स्वच्छ व निर्मल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही साफ और निर्मल दिखाई दे रहा है। इस समय वातावरण में नमी होती है तो आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका अर्थात आंगन हो, अर्थात यह आंगन नमी के कारण कैसा नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है, गीला लग रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उषा रूपी स्त्री ने आसमान रूपी आंगन को अभी अभी राख से लिपा हो और अभी उसमें नमी है और नमी के कारण कैसा नजर आ रहा है, गीला नजर आ रहा है। तो इस उषा को क्या बताया गया है, एक स्त्री के रूप में बताया गया है। और आसमान को कैसा बताया गया, आंगन के रूप में बताया गया है। आकाश को कैसा बताया गया, एक चौका आंगन बताया गया है। तो समझ में आ गया। पहला मैं वैसे बता देता हूं, मैंने कहा ना कहानी के रूप में बताना है, कहानी के रूप में याद करना है, तो कैसे याद रखोगे। पहले तो ये कहोगे कि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में सूर्योदय से पहले
प्रकृति में पल पल जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया, बहुत ही अदृश्य रूप में यानी कि अद्वितीय रूप में वर्णन किया, यानी इसके जैसा कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर कवि कहते हैं कि सुबह सुबह का जो समय है उसमें आकाश बहुत ही गहरे नीले संग जैसा दिखाई देता है, और सुबह सुबह का आकाश जो होता है दिखाई देता है तो सुबह सुबह जो वातावरण होता है उसमें नमी होती है, नमी के कारण वह हमें कैसा नजर आ रहा है, गीला। जिस प्रकार से कोई महिला कोई स्त्री होती है अपने आंगन को राख से लीप देती है तो वह गीला महसूस होता है, तो वातावरण नमी के कारण वह आकाश वह आंगन हमें कैसा नजर आ रहा है, गीला महसूस हो रहा है। विशेष देख लीजिए, भाषा सरल और सहज है। देशज व तत्सम शब्दावली, देशज होता है गांव की भाषा होती है, यानी कि देशज शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता कि वह कहां से आया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। या व्यक्ति या मानव अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों को गढ़ लेता है, जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे किसी माता पिता ने अपने बच्चे का नाम कालूराम रखा, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कालूराम जी, तुम कहते हो कालूराम, ठीक है। कोई कहता है कालू, और फिर ज्यादा दोस्त हो जाता तो कोई कहता कालिया, इस प्रकार से, या कालिया ऐसे कहते हो ना। तो ये सब जो बन रहे हैं ना, ये शब्द कालिया, कालू, कालिया, कालिया, इस प्रकार से, ये सब सारे देशज शब्द हैं, ठीक है। और तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है। ये शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। आकाश की तुलना नीले संग से करने कारण उपमा अलंकार है, अर्थात पूरे पद में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, पहला जो पद है उसमें आकाश को नीले संग जैसा बताया गया, राख से लिपा हुआ चौका जैसा बताया गया, तो पूरे पद में क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहां जो शंख है वह पवित्रता का सूचक है, ये ध्यान रखना। कितनी चीजें याद रखनी है, एक तो यही याद रखनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है उषा कविता के रचनाकार कौन है, तो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। उषा को किसके रूप में बताया गया, किसके प्रतीक के रूप में या स्त्री के रूप में बताया गया है। आसमान को कैसा बताया गया, नीले शंख जैसा बताया गया है, और शंख किसका प्रतीक है भी, पवित्रता का सूचक है। बोलो समझ में आया पहला पद, बताइए। ऐसा महसूस कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब यह जो पद है, जब सूर्योदय की धीरे धीरे लाल किरणें पड़ती हैं उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये प्रसंग हो गया, ध्यान रखना है जो लिखते हैं हम। तो जब सूर्य की धीरे धीरे लाल लाल किरणें बढ़ती हैं तो उसका वर्णन किया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। देखो, आकाश को क्या बताया गया, बहुत काली सील यानी कि चट्टान, बहुत काली चट्टान बताया गया, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर मल दी हो। जब सूर्य से लाल किरणें यानी कि सूर्योदय उदय होता है तो कभी पीली कभी लाल ऐसी रोशनी पड़ती है, प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा नजर आता है किसी काली शिला पर, किसी आकाश को काली चट्टान जैसा बताया गया। यहाँ पे उपमा अलंकार है, तो बहुत काली शिला पर जैसे ऐसे लगता है, जब सूर्योदय की लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने लाल केसर उस काली शिला पर मल दी हो। समझ में आया नहीं आया। बहुत काली सील, बहुत काली, आकाश को कैसा बताया गया, एक चट्टान बताया गया बहुत ही काली, और ऐसा लगता है जब सूर्योदय की लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है उस काले पत्थर पर, उस काली चट्टान पर, उस काली शिला पर किसी ने लाल केसर मल दी हो, जैसे धुल गई हो। और जैसे लगता है ना जब काली सील होती है कि जब सूर्योदय की लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने लाल केसर डाल करके उसे क्या कर दिया हो, धो दिया हो। समझ में आ गया। आकाश को काली चट्टान जैसा बताया गया, जब सूर्योदय किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने लाल केसर डाल करके उसे क्या कर दिया, मल दिया हो या उसे धो दिया हो। सलेट या लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने। अब यहाँ मानवीकरण किया गया है,
बच्चे जैसा, जैसे एक बच्चा होता है वह काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से उस स्लेट पर क्या कर देता है, मल देता है। तो ऐसे उदाहरण दिया गया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यानी कि एक कोई छोटा बच्चा है जो काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से किसी ने मल दी हो, अर्थात उस पर उसे मलने का अर्थात उसे धो दिया हो, तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। एक बार वापस देख लीजिए। यह पद्यांश है जब सूर्योदय की धीरे धीरे लाल लाल किरणें जो पड़ती हैं उसका वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है कि आकाश को एक बहुत ही काली शिला बताया गया, जिस पर ऐसा लगता है जब सूर्योदय की लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि लाल केसर से धुल गई वह शिला हो या किसी ने धो दी हो। किसी काली स्लेट पर या स्लेट पर किसी बच्चे द्वारा लाल खड़िया चौक से किसी ने मल दी हो, मल दी के कारण यानी उसे धो दिया, उस काली स्लेट को लाल कर दिया हो, ऐसा नजर आ रहा है। प्रसंग वही बात है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म व सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म व सुंदर चित्रण किया है। प्रसंग तो आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे हम लोग याद रखें तो कैसे याद रखेंगे, इसको, इस पद्यांश को कहानी के रूप में कैसे याद रखेंगे? एक बार व्याख्या देख लीजिए, फिर कहानी के रूप में बता देता हूँ। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आसमान से सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो काली शिला पर लाल केसर मल दिया हो। इस प्रकार वह लाली से अद्भुत लग रहा है। ठीक है, पड़ती तो सफेदी किरणें, लेकिन सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है ना तो ऐसा लगता है यानी कि सोने जैसी भी चमक होती है, लाल किरणें जैसी भी होती हैं, और दोपहर में तो आपको दिखता है सफेद सफेद दिखती हैं। तो ऐसा लगता है किसी ने लाल स्लेट पर यानी लाल चट्टान पर किसी ने लाल किरणें पड़ गई, तो किसी ने ऐसा लगता है केसर डाल करके उसे किसी ने धो दिया हो, किसी ने सफाई कर दी हो। या फिर आकाश ऐसा लग रहा है कि किसी बालक ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो। अब हम कह सकते हैं कि अंधेरा काली स्लेट के समान और प्रातः की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लग रहा है। हो जाएगा याद? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। आपको ऐसे रखना है, ऐसा कहना है, ऐसे याद रखना है कि सुबह सुबह का आकाश है वह काली चट्टान जैसा बताया गया है, और जब सूर्योदय की लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है किसी ने लाल केसर डाल करके उसे धो दिया हो। और फिर उसे आकाश को काली स्लेट जैसा बताया गया है, तो ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे के द्वारा नन्हे नन्हे हाथों से उसे लाल खड़िया चौक से मल दिया हो। तो उसका दृश्य का वर्णन या बहुत ही सूक्ष्म वर्णन कवि ने किया है। विशेष देख लीजिए, भाषा सरल एवं सहज है, देशज एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस पद में उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है, और वर्णों के आवर्ती कारण यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मानो जिन्हें जिसके जैसा बताया जाए, यानी कि तुलना नहीं की जाए, उसके जैसा जनु मनु मानो शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और वर्णों की आवर्ती कारण, किस वर्ण की आवर्ती हुई भी, लय वर्ण की आवर्ती हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब देखो, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब किसका वर्णन किया गया है? अब सूर्योदय हो चुका है, उसका वर्णन किया गया है। जब सूर्योदय की किरणें पड़ती हैं, तो जल में ऐसे प्रतीत होती हैं कि नीले किरणें पड़ रही हो। सूर्योदय कैसे प्रतीत हो रही हो? जल में दिखाई देती हैं जैसे सफेद जो किरणें, नीली किरणें पड़ रही हो, और ऐसा लगता है कि जैसे नील जल में देह यानी शरीर, यानी किसी, देखो एक बार वापस देखो, जब सूर्योदय से किरणें पड़ती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होती है जैसे नीली हो। एक बात तो सही है, पड़ती तो सफेद है,
लेकिन जब जल होता है नीचे, सूर्योदय की किरणें पड़ रही हैं, तो मध्य में जो वातावरण होता है, वातावरण वायु होती है, वायु कारण वो कैसे हिलती हुई नजर आती है, कैसे नजर आती है, झिल मिलाती हुई नजर आती है पानी के अंतर्गत। तो ऐसा लगता है कि उस नीले जल में किसी कोई गोरी महिला का शरीर क्या हो, हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और आगे देखो, इसमें कवि ने क्या कहा है, जब सूर्योदय किरणें पड़ती हैं तो वह जल में ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे नीले किरणें पड़ रही हों। पड़ती तो सफेद किरणें हैं, लेकिन बीच में जो वातावरण होता है उसके कारण वो कैसी हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हिलती हुई नजर आने के कारण ऐसा लगता है कि किसी सुंदर महिला का, किसी गोरी गोरी महिला का शरीर है, वह नीले जल में क्या कर रहा हो, हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर और जादू टूटता है इस उषा का, और अब उषा का जादू टूट गया है। क्यों? सूर्योदय उदय हो गया है। सूर्योदय उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो गया है और सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो चुका है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अब सूर्योदय उदय हो गया है। इसमें तो अब ये तो यानी जादू टूटता है उषा का, यानी इसका मतलब है कि सूर्योदय उदय हो चुका है। जो सुबह सुबह उषा का जो पल पल परिवर्तित रूप था वह अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि सूर्योदय उदय हो गया। इन तीनों लाइनों को समझो एक बार। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जैसे ही सूर्योदय से सफेद किरणें पड़ती हैं तो नीचे पानी होता है, तो मध्य में जो वातावरण होती है, वातावरण या वायु के कारण वो क्या करती हैं, हिलती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में कोई महिला, सुंदर महिला खड़ी है, उसका शरीर क्या है, गोरा जो बदन है वह क्या है, हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जादू टूटता है उस उषा का। अब उषा का जो परिवर्तित रूप था, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा था कवि, अब उसका क्या है, जादू टूट गया है, क्योंकि सूर्योदय उदय हो गया है। प्रसंग देख लीजिए, प्रसंग वही बात है। कैसे लिखोगे प्रसंग, बताइए मुझे। पहले तो कविता का नाम लिखना है, और सॉरी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, फिर लेखक का नाम लिखना है, और फिर वह पद्यांश लिखना है कि वह पद्यांश लिया गया कहाँ से, किस कविता से लिया गया है। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से अवतरित है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? और इसमें कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म व सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देख लीजिए, कवि ने भोर के समय पल पल बदलते हुए दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि जब आसमान से सूर्य की सफेद किरणें प्रसारित होती हैं तो आसमान बिल्कुल नीले रंग का नजर आता है, और वहां से सूर्य की सफेद किरणें प्रसारित होती हैं, किंतु बीच में वायुमंडल के कारण वे किरणें झिलमिलाती हुई नजर आती हैं, अर्थात वे सफेद किरणें झलकती हुई सी नजर आती हैं। इसे देखकर कवि ने कल्पना की है कि नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का देह या शरीर झिलमिला रहा हो, अर्थात हिल रहा हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल परिवर्तित, पल पल बदलता हुआ सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव या आकर्षण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझ में आ गया? सूर्योदय हो गया तो उषा का जादू भी समाप्त हो गया। भाषा सरल एवं सहज है। देशज तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, और उषा का मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ क्या कारण है, मानवीकरण अलंकार हो गया। और उषा वर्णों के आवर्तीकरण, लय वर्ण के आवर्तीकरण यहाँ क्या, अनुप्रास अलंकार है। बोलो अब मुझे बताइए जल्दी से, आपको समझ में आया या नहीं आया? उषा कविता कंप्लीट समझ में आई क्या? एक बार मैं एक कहानी के रूप में बताता हूँ। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि सुबह सुबह का जो आकाश है वह नीले संग जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीले संग जैसा। तो ऐसा लगता है कि किसी ने यानी कि राख से
चौके को लेप दिया हो, यानी उसे लेप दिया हो, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं जब सुबह सुबह महिलाएं गांव में उठती हैं तो वो राख से अपने आंगन को लीप देती हैं, तो सुबह सुबह का वातावरण होता है, नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है, और यहाँ आंगन आसमान को बताया गया। फिर दूसरे पद्यांश में हमने क्या पढ़ा? दूसरे पद्यांश में हमने पढ़ा कि जैसे ही सूर्योदय किरणें प्रसारित होती हैं तो सुबह से वो लाल किरणें प्रसारित होती है, तो ऐसा लगता है किसी काले स्लेट पर किसी ने लाल केसर मल दी हो किसी ने। फिर बताया गया है कि बच्चे जैसे काले स्लेट पर लाल कड़िया चौक से भी मल दिया हो किसी ने, ऐसा उन्होंने मानवीकरण यहाँ पे किया है। उसके बाद बताया गया है कि जब आकाश से सफ़ेद किरणें पड़ती हैं तो बीच में वातावरण के कारण वो नीली नजर आती है, क्योंकि नीचे पानी होता है, तो ऐसा लगता है कि नीले जल में, यानी नीले जल में या पानी में या जल में खड़ी हुई सुंदर महिला का गोरा बदन या गोरा जो शरीर है वह हिलता हुआ नजर आता है। उसके बाद कवि कहता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय उदय हो गया है। ये तो पढ़ लिया हमने उषा कविता। अब करते हैं अभ्यास प्रश्नों की चर्चा। जल्दी से आंसर देना है आप लोगों को, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया था ना, आपका मूल्यांकन भी होगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो बताइए जल्दी से, शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में किस शैली या शब्दावली का प्रयोग किया है? यानी किस शैली का प्रयोग किया है, किस शब्दावली का प्रयोग किया है? बिना ऑप्शनों के बताइए, फिर बाद में ऑप्शन में दे दूंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। क्या हुआ भाई? आ गया? बताओ। तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली, देश शब्दावली, देश और तत्सम शब्दावली। देखो तत्सम शब्द तो होते हैं संस्कृत के शब्द, और तद्भव शब्द होते हैं हिंदी वाले शब्द, और देश शब्द होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती, यानी कि वे शब्द जिन्हें मनुष्य स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ लेता है या गढ़ लेता है या निर्माण कर लेता है, उन्हें देश शब्द कहा जाता है। तो बताइए कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है? बता सकते हैं कि आप लोग कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो कैसे शब्दावली का प्रयोग किया गया अभी? देशज व तत्सम शब्दावली, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उषा कविता में आकाश को किसके समान बताया गया? इन उषा कविता में आकाश को किसके समान बताया गया? स्त्री के समान, सामान्य भी समान, पुरुष के समान, संघ के समान या गांव के समान? जल्दी से बताइए आकाश को किसके समान बताया गया उषा कविता में? क्या होगा आप लोगों का आंसर? फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा बच्चों, जल्दी से। देखो भी, टर्म 2 में यदि आपको 100% नंबर प्राप्त करने हैं तो स्टोरी के रूप में कविता याद होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपका चाहे कैसा भी प्रश्न आए, यहाँ से विषय वस्तु आए या तो लिखना पड़े या MCQ आए, कैसा भी आए तो आप कर सकते हैं 100%। तो कैसा है? संघ के समान, यानी कि नीले संघ के समान। उषा कविता में संघ को किसका प्रतीक बताया गया? यानी उषा को किसके समान बताया गया, किसका प्रतीक बताया गया? उषा कवि संघ को किसका उषा कवि संघ को किसका प्रतीक बताया गया? सुंदरता का, पवित्रता का, स्त्रीत्व का या पुरुषत्व का? जल्दी से बताइए संघ को किसका प्रतीक बताया गया है? फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। क्या होगा जल्दी से, क्या होगा भी? जल्दी से बताइए, मैं देख रहा हूं सभी, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर, फटाफट बताना है। यानी संघ को किसका प्रतीक बताया गया है? सुंदरता का प्रतीक था क्या, या पवित्रता या स्त्रीत्व या पुरुषत्व? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का। वेरी गुड, आ गया भी होगा। वेरी गुड, शाबाश। उम्मीद करता हूँ ऐसी ही, क्योंकि मैंने दूसरे पद्यांश के विशेष में बताया भी था कि संघ यहाँ पवित्रता का सूचक है, बताया था, ठीक है? ये तो हो गए हमारे 3 प्रश्न। 3 इतने ही प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बना सकते हो आप, उषा कविता किसके द्वारा रचित है? शमशेर बहादुर सिंह। यानी उषा कविता में कैसे किसका चित्र वर्णन किया गया है? यानी सुबह सुबह का वातावरण का, सूर्योदय होने से पहले का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों ने अड्डा 24/7 स्कूल चैनल पर अपने विश्वास किया। आपका विश्वास खड़ा रहेगा हमेशा। जैसे टर्म फर्स्ट में आपका विश्वास हम लोगों ने तोड़ा नहीं था, आपको 100% नंबर दिलाए थे, ऐसे ही टर्म 2 में दिलाया जाएगा। आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्राप्त हो रही है। तो मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप समय पर उन्हें देखें
और नोट्स बनाएं, और जहां कहीं समझ में नहीं आता है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आंसर 100% मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।